स्वागत है सभी का भारतीय विजन क्लासेस में। अब मत बोलना कि अपभ्रंश भाषा में दिक्कत है, क्योंकि हम आपके लिए अपभ्रंश साहित्य का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखोगे तो वाह वाह करोगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश साहित्य। एकक बिंदु को ध्यान से देखेंगे। हम एकक लाइन आपको पढ़ाएंगे और सभी लाइन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य का निचोड़ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले अपभ्रंश का समय। अपभ्रंश का समय जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। दूसरा बिंदु है अपभ्रंश भाषा लौकिक प्राकृत से विकसित है। अपभ्रंश भाषा लौकिक प्राकृत से विकसित है। तीसरा बिंदु है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याडी ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आचार्य व्याडी ने किया है। अगला बिंदु है, सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, सभी तथ्यों को देखेंगे आप। अगला है अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यह बिंदु परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई परीक्षा में यह पूछ चुका है कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए इसमें देखिए अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम बल्लभी राजा धारसेन टू के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम जो मिलता है अपभ्रंश नाम, वो कहाँ मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन टू के शिलालेख में मिलता है। अगला तथ्य है हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी से विकसित माना है। अगला बिंदु है अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। यह याद कर लेना, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अगला है अपभ्रंश भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अपभ्रंश साहित्य में स्वर कितने थे? 10। व्यंजन कितने थे? 30। ये दोनों याद कर लेना। अगला बिंदु है अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। सभी तथ्य, सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। हम इस वीडियो में सारे मुख्य बिंदुओं को लेकर आपके सामने आए हैं और इसी से परीक्षा में सवाल भी आते हैं। अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश भाषा में प्रायः स का ही प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि अभी जो स प्रचलित है तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स, तो अपभ्रंश भाषा में तालव्य स और मूर्धन्य स के स्थान पर सिर्फ यही दंत स का ही प्रयोग होता था। ये भी आप याद कर लेना। अगला बिंदु है, हम बोले ना इस वीडियो में सभी तथ्यों को हम लेकर आए, कुछ भी नहीं छोड़े, संपूर्ण निचोड़ है अपभ्रंश भाषा का। अगला बिंदु है अपभ्रंश में संस्कृत के नपुंसकलिंग और द्विवचन दोनों क्या हैं? गायब हो गए हैं। अर्थात अपभ्रंश में नपुंसकलिंग और द्विवचन का प्रयोग बंद हो गया था। सिर्फ अपभ्रंश में क्या था? तो लिंग में चलेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन में एक वचन बहुवचन ही था। अगला बिंदु है किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहे हैं? तो न भाषा कहे हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहे हैं। अगला पॉइंट है अपभ्रंश में दूहा या दोहा छंद का प्रयोग होता था। यानी अपभ्रंश भाषा का अपना छंद क्या था? तो दूहा या दोहा छंद था। अगला पॉइंट है राजस्थानी को अपभ्रंश की क्या कहा जाता है? तो
जेठी बेटी कहा जाता है। राजस्थानी को यानी राजस्थानी भाषा को अपभ्रंश की क्या कहा जाता है? तो जेठी बेटी कहा जाता है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। सभी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिल्कुल बढ़ा के नहीं देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बढ़ा के देखने के बाद बहुत सारे मुख्य तथ्य छूट जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम अपभ्रंश भाषा के सभी तथ्यों को लेकर आए हैं, यानी कुछ भी नहीं छोड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं और क्या है अपभ्रंश में। आगे है अपभ्रंश के वाल्मीकि। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? तो स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? तो स्वयंभू हैं। और अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि भी स्वयंभू ही हैं। अगला बिंदु है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के प्रथम प्रणेता यानी प्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू ही थे। यानी अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू ही थे। अगला बिंदु है अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि कौन थे? तो वे भी स्वयंभू ही थे। तो यहाँ आप जान लीजिए, अपभ्रंश भाषा में राम काव्य और कृष्ण काव्य के प्रथम कवि कौन हुए? तो स्वयंभू ही हुए। और अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी कौन हुए? तो स्वयंभू ही हुए। अगला पॉइंट है स्वयंभू की प्रथम रचना कौन सा है? पौम चरऊ है। और यही रचना जो है राम कथा पर आधारित है। स्वयंभू की प्रथम रचना कौन सी है? तो पौम चरऊ है। और यही रचना जो है इनका राम कथा पर आधारित है। इसे रामायण भी कहा जाता है। अगला बिंदु है स्वयंभू का समय। स्वयंभू का समय 783 लगभग माना जाता है। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी लगभग माना जाता है। अगला स्लाइड में चलते हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं अपभ्रंश भाषा से। वीडियो को बढ़ाकर नहीं देखिएगा, क्योंकि कहीं भी बढ़ाने के बाद आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में देखिए पुष्पदंत के बारे में है। तो पुष्पदंत कहीं पर पुष्पदंत रहता है, कहीं पुष्यदंत रहता है, तो दोनों आप लेकर चलना। तो पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि माने जाते हैं। यानी स्वयंभू के बाद अगर दूसरे कवि कौन है? तो पुष्पदंत हैं। अगला शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को अपभ्रंश का क्या कहा? तो भवभूति कहा है। अगला है शिव सिंह सेंगर ने फिर पुनः पुष्पदंत को और क्या कहा है? तो भाखा का जड़ कवि कहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत के लिए क्या क्या कहा? तो उनको क्या क्या कहा? तो अपभ्रंश का भवभूति कहा और भाखा का जड़ कवि कहा। अगला पॉइंट है पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा? अब देखिए यहाँ तो शिव सिंह सेंगर ने उनको अपभ्रंश का भवभूति कहा, भाखा का जड़ कवि कहा, लेकिन पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा? तो अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक कहा। उन्होंने स्वयं को क्या कहा? अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक कहा। अगला स्लाइड में चलते, सभी स्लाइड महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में देखिए अपभ्रंश के प्रथम प्रबंध काव्य यानी अपभ्रंश साहित्य का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो भविष्यत कथा है। किनकी रचना है? तो धनपाल की है। किनकी रचना है? धनपाल की है। अगला बिंदु है पौम चरऊ स्वयंभू का अधूरा ग्रंथ है, जिसे इसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की। याद रखिएगा पौम चरऊ जो है, जो राम कथा पर आधारित अपभ्रंश की राम कथा की प्रथम रचना है और स्वयंभू की भी प्रथम रचना है, परंतु वो क्या है? स्वयंभू का अधूरा ग्रंथ है। नीचे के स्लाइड में देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है पौम चरऊ के बारे में। तो स्वयंभू ने इसमें 83 संधि जोड़े थे। कितने संधि जोड़े थे? 83 संधि। लेकिन इसके पुत्र त्रिभुवन ने 7 संधि और जोड़कर टोटल कितना हो गया? तो 90 संधि जोड़कर इसे क्या किया? पूरा किया। यानी 83 संधि कौन जोड़े थे? स्वयंभू ने। और 7 संधि कौन जोड़े? तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़े। तो तब पौम चरऊ क्या हुई? रचना पूरी हुई। तो पौम चरऊ में कितने संधि टोटल हुए? तो 90। कितने? 90। अगर अधूरा ग्रंथ पर चलेंगे तो कितने संधि? तो 83। स्वयंभू ने कितने संधि जोड़े थे? 83। त्रिभुवन ने कितने जोड़े? 7। कुल कितना हो गया? 90 संधि।
अगला स्लाइड में चलते हैं। आगे है हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य। हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो हेमचंद्र हैं। हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य जो हैं वो कौन है? तो हेमचंद्र हैं। आगे है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए इनको हिंदी का प्रथम व्याकरणाचार्य कहा गया है। और इनका जो रचना है वो कौन सी रचना है? तो जो व्याकरण ग्रंथ है इनका, जो हिंदी भाषा का जो पहला व्याकरण ग्रंथ है और सबसे बड़ा जो अपभ्रंश भाषा में है वो कौन सा है? तो शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन किनकी रचना है? तो हेमचंद्र की है। किस प्रकार का ये रचना है? तो यह क्या है? अपभ्रंश भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, यानी व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा, है ना। शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। किनका है? हेमचंद्र का। अगला पॉइंट है अपभ्रंश की प्रथम कवबद्ध रचना। अपभ्रंश की प्रथम कवबद्ध रचना पौंचरेऊ है। अपभ्रंश की प्रथम कवबद्ध रचना कौन सी है? तो पौंचरेऊ है। अगला है महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। और ये महापुराण किनकी रचना है? तो महापुराण जो है किनकी रचना बताइए? तो ये महापुराण पुष्पदंत की रचना है। इसमें कितने महापुरुष हैं? तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। महापुराण को जैन महापुराण भी कहा जाता है। आगे है नेमिनाथ चौपाई। अपभ्रंश का प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन है। याद रखिएगा, अपभ्रंश की वह कौन सी रचना है जिसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो वह रचना है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश की वह प्रथम रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, हम एक भी तथ्य को नहीं छोड़े हैं। इस वीडियो में अपभ्रंश भाषा का संपूर्ण निचोड़ हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा को किसने क्या कहा। इससे भी प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले देते भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? अशुद्ध और विभ्रष्ट भाषा कहा। भरत मुनि ने क्या कहा? अपभ्रंश को अशुद्ध और विभ्रष्ट भाषा कहा, यानी बिगड़ा हुआ भाषा कहा। उसके बाद देखिए राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? अपभ्रंश को तो पुरानी हिंदी कहा। दंडी ने क्या कहा? तो दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा। दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो ये आभीरों की भाषा है। उसके बाद देखिए महान आलोचक आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो यह प्राकृताभास हिंदी है। इसके बाद देखिए हरदेव बाहरी ने क्या कहा? तो हरदेव बाहरी ने इसे पश्चिमी प्राकृत कहा। हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो पश्चिमी प्राकृत कहा। इसमें सभी बिंदु को याद कर लें क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि किसने अपभ्रंश को क्या कहा। तो इससे जरूर परीक्षा में कोई न कोई सवाल आ जाएगा, इसलिए सभी को याद भी कर लेना। किसी को पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में क्या है? अपभ्रंश के अन्य नाम और क्या क्या है। तो पहला देखिए अपभ्रंश को अवहंस भाषा भी कहा जाता है। फिर अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश को देसी भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश को अभिरोक्ति भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश को आभीरी भाषा भी कहा जाता है। ये सभी नाम किसके हैं? तो अपभ्रंश के ही हैं। क्या क्या? अवहंस, ग्रामीण, देसी, अभिरोक्ति, आभीरी, ये सभी नाम किसके हैं? तो अपभ्रंश भाषा के ही नाम हैं। आगे बढ़ते अगला स्लाइड में।
इस स्लाइड में देखिए अपभ्रंश के जो भेद हैं विभिन्न आचार्यों द्वारा दिए गए हैं, वे सभी यहाँ पर हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में। तो देखिए सबसे पहले चलते पहले आचार्य कौन है, तो नामी साधु। नामी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए। कौन कौन? उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ये 3 भेद बताए। कौन? नामी साधु। उसके बाद देखिए मार्कंडे ने क्या बताया, इन्होंने भी 3 भेद बताया। पहला नागर, दूसरा उपनागर, तीसरा ब्राचट। ये 3 भेद किन्होंने बताया, तो मार्कंडे ने बताया। इसके बाद देखिए याकोबी ने भी याकोबी ने इसके 4 भेद बताए हैं। क्या क्या? तो इसमें देखिए पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, यानी 4 भेद बताए। कौन? याकूबी। इसके बाद देखिए नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए, तो नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद बताए। कौन कौन? पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। यानी याकूबी ने इसके 4 बताए थे, परंतु नामवर सिंह में उसमें से पूर्वी को और पश्चिमी को ही बताए, बाकी ने दक्षिणी और उत्तरी को छोड़ दिए। ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी आप याद कर लेना, किसने अपभ्रंश को कितना भेद बताया और कौन कौन से भेद हुए हैं। तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए, नामी साधु, उपनागर, आभीर, ग्राम, यानी 3 भेद। मार्कंडे ने पहला नागर, दूसरा उपनागर, तीसरा ब्राचड़ बताया। याकोबी ने 4 भेद बताए। कौन कौन से? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, यानी पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश और उत्तरी अपभ्रंश। नामवर सिंह ने कितने बताए, तो नामवर सिंह ने 2 ही बताए। कौन कौन? पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। चलिए अगली स्लाइड में चलते, और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दे रहे, बस आप वीडियो को पूरा देखना और जितना हो सके शेयर करना। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अपभ्रंश के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इस स्लाइड से देखेंगे अपभ्रंश के प्रमुख कवि। पहले कवि तो आपको सबको पता है, पहला कवि कौन थे, तो स्वयंभू का समय कितना माना गया है, तो 783 ईस्वी के लगभग माना गया है। अब यहाँ देखिए स्वयंभू के प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, तो देखिए पौम चरयू, रिठोमणि चरयू, पंचमी चरयू और स्वयंभू छंद, ये सब क्या हैं, तो स्वयंभू के प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए अपभ्रंश के ये क्या हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के क्या माने जाते हैं, तो प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके बाद देखिए स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं, यानी अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, तो स्वयंभू हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखिए अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है, तो पुष्यदंत हैं। इनका समय कितना माना गया, तो 10वीं सदी माना गया है। यहाँ देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं, जैन महापुराण, नई कुमार चरेयू और जसहर चरेयू। हम आपको पहले ही बता दिए थे जैन महापुराण में कितने महापुरुषों का वर्णन है, तो 63 महापुरुषों का वर्णन है। इसके बाद देखिए पुष्पदंत पहले शैव थे, पहले क्या थे, वो शैव थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, जैन हो गए। यानी पहले वो शैव थे, फिर बाद में वो क्या हो गए, जैन हो गए। इसके बाद देखिए पुष्यदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, तो अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अब हमको बताइए भवभूति किसने कहा था अपभ्रंश का, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा था, तो शिव सिंह सेंगर ने कहा था। और भी क्या कहा था, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाखा का जड़ कवि भी कहा था। अगला स्लाइड में चलते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख अपभ्रंश भाषा के कवि हैं उनको अभी हम देख रहे हैं। अगला स्लाइड में और सारे महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ देखिए अगले कवि कौन है, तो धनपाल हैं। इनका समय कितना माना गया है, 10वीं सदी माना गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो भविष्यत कथा इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। इसमें क्या है, मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। भविष्यत कथा में मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। अब देखिए भविष्यत कथा क्या है, तो एक चरित काव्य है। क्या है, एक चरित काव्य है। अगला स्लाइड में चलते हैं। अगले कवि हैं अब्दुल रहमान। कौन है,
अब्दुल रहमान, इनका समय क्या है तो 12वीं से 13वीं सदी बताया गया है। इनका अन्य नाम क्या था तो इनका अन्य नाम अहदमान भी था। इनका अन्य नाम और क्या था तो अहदमान भी था। अब यहाँ देखिए संदेश रासक, संदेश रासक, संदेश रासक क्या है, खंड काव्य है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। यानी अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो संदेश रासक है, जो क्या है एक खंड काव्य है ना। इसमें क्या है, संदेश रासक में विक्रमपुर के एक वियोगिनी का विरह कथा का वर्णन किया गया है, जिसका पति प्रवास को गया है और अभी तक लौटा नहीं है। अपनी पति के प्रेम में है ना, अपनी पति से जब वह बिछड़ गई है तो उस विरह वेदना को, उस विरह वेदना को एक पथिक के माध्यम से वह अपने पति के पास भेज रही है। वही इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। संदेश रासक क्या है, विक्रमपुर के वियोगिनी का इसमें विरह कथा का वर्णन है। यह कथा वो किसे सुना रही है, एक पथिक को सुना रही है। इसके बाद देखिए इसमें नायिका का यानी नायिका का नक्सिक भी वर्णन है। यानी अब्दुल रहमान की जो प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक, इसमें नायिका का नक्सिक का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले कवि की ओर देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश भाषा के। अगले कवि हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी, इनकी रचना कौन सा है तो उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास किनकी रचना है तो जिनदत्त सूरी क्या है। यह कितने पदों में रचित है तो यह जो जिनदत्त सूरी का जो उपदेश रसायन रास है वो 80 पदों में रचित है। अगले कवि हैं जो इंदु कवि। जो इंदु कवि का कौन सी रचना है तो दो रचना यहाँ है, परमात्मा प्रकाश और योगसार, है ना। इनका दो रचना है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। इनका क्या है, ये दो प्रसिद्ध रचना है। अब यहाँ देखिए कुछ और भी इनके बारे में दिया हुआ है। योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा प्रारंभ हुई। याद रखिएगा वह कौन सी रचना है जिससे अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की परंपरा आरंभ हुई तो रचना है योगसार। किनकी रचना है तो जो इंदु कवि का है। किनकी रचना है, जो इंदु कवि का है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, परमात्मा प्रकाश, कहीं परमात्मा भी मिलता है ना, परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये दोनों इनकी प्रमुख रचना है। और इनका जो रचना योगसार है उसे दोहा काव्य की परंपरा अपभ्रंश भाषा में प्रारंभ हुआ। आगे देखिए अगले कवि है राम सिंह। राम सिंह की प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो पाहुड़ दोहा है, जो किस शैली में लिखा गया है तो दोहा शैली में लिखा गया है। अब यहाँ देखिए एक और मुख्य पॉइंट है, हिंदी भाषा का आधुनिक जननी किसे कहा जाता है तो अपभ्रंश को ही कहा जाता है। याद रखिएगा हिंदी भाषा का आधुनिक जननी कौन है तो अपभ्रंश भाषा है। परीक्षा में इस प्रकार सवाल आते हैं, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है तो हिंदी भाषा की आदि जननी का बात होगा तो हम तुरंत कहेंगे संस्कृत है। लेकिन जैसे ही हिंदी भाषा का आधुनिक जननी की बात होगी, यानी हिंदी भाषा का आधुनिक जननी कौन है तो अपभ्रंश है। अगला स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे अपभ्रंश के अन्य कवि और उनके रचनाएं। पहला बाहुबली रास किनकी रचना है तो शालिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपई किनकी रचना है, विनय चंद्र सूरी का है। नेमिनाथ फागु किनकी रचना है तो राजशेखर सूरी का है। अब यहाँ देखिए शालिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी और राजशेखर सूरी ये कहाँ के थे तो सभी का संबंध गुजरात से है। ये कहाँ के रहने वाले थे तो ये गुजरात के रहने वाले थे। बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, कैसे याद करना है, बाहुबली बली इधर शाली बली शाली बली शाली याद रखिए। बाहुबली रास किनकी रचना है तो शालिभद्र सूरी का है। देखिए यहाँ देखिए नेमिनाथ चौपई नेमिनाथ फागु दो है तो नेमिनाथ चौपई में विनय चंद्र और फागु में कौन हो जाएंगे तो राजशेखर हो जाएंगे। अगला स्लाइड, यहाँ देखिए अन्य रचनाएं हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी रचना है तो दामोदर पंडित की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी रचना है तो ये रचना है दामोदर पंडित की रचना है। फिर देखिए हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण किनकी रचना है तो स्वयंभू की रचना है। यह रचना क्या चीज है, कृष्ण कथा पर आधारित है। इसके बाद देखिए नागकुमार चरित, नागकुमार चरित किनकी रचना है तो पुष्यदंत की है। नागकुमार चरित किनकी रचना है पुष्यदंत की है। फिर देखिए कुवेलमाला कहा ये किनकी रचना है तो उद्घोतन सूरी की है। उसके बाद देखिए
दोहा कोश, दोहा कोश किन की रचना है? सरहप्पा की है। अब हमको बताइए सरहप्पा कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा ही हैं। अब हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को किसने कहा था? बताइए। हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि कहा था। अब बताइए राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी? तो सिद्धों की संख्या कितनी बताई थी? तो सरहप्पा ने सिद्धों की संख्या 84 बताई थी। और प्रथम सिद्ध किसे कवि किसे कहे थे? सरहप्पा को ही कहे थे, और उनको ही उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी कहा था। इनका प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो दोहा कोश है। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम स्लाइड है, इसमें देखिए हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा का आधुनिक जननी कौन है? तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश ही हिंदी भाषा की क्या है? आधुनिक जननी है। अब देखिए अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ? तो पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। अब बताइए अपभ्रंश से आगे क्या होगा? तो अपभ्रंश से आगे है अवहट, और अवहट से आगे क्या है? हिंदी भाषा है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं। चैनल आप जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही हमें हिम्मत मिलेगी और हमें हौसला बढ़ेगा, और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।